मैं आपसे कहूंगा कि आप एक पत्थर मार के दिखाओ पुलिस को, नहीं मार सकते ना। वहां तो सैकड़ों पत्थर इकट्ठे चल रहे थे। बैतूल से खबर सामने आई जहां पर खेड़ी रमौसी गांव में भाजपा नेता और पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। आई थिंक 24 मार्च को ये विवाद हुआ था, तो एक्चुअल में हुआ क्या था उस दिन? वो प्री प्लान था कांग्रेस का। मेरी माताजी ने एक जमीन खरीदी आईसीआईसी बैंक के माध्यम से संतोष पवार की। सीमांकन के लिए हम 24 तारीख को जब गए तो एक आवेदन पुलिस प्रशासन को भी गया था कि पुलिस की भी उपस्थिति चाहिए, राजस्व का अमला, पुलिस का अमला की एक टीम बनी और टीम के साथ हम लोग वहाँ पहुंचे। जब हम वहाँ पहुंचे तो यहाँ से 100 मीटर लगभग हम लोगों को जाने दिया और जहाँ पत्थर इकट्ठे किए हुए थे वहाँ जैसे हम पहुंचे तो वहाँ अचानक पुलिस पे और हम पे हमला कर दिया, जिसमें 7 पुलिस के जवान घायल हुए और मुझे और मेरे साथ में 2 लोग और मेरे सहयोगी थे तो उनको भी लगा। आप देखोगे कि पूरे मामले में जैसे ही मामला हुआ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आ जाते हैं, इस छोटे से मामले को बड़ा बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आ जाते हैं। क्या है आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है? ये संतोष पवार जी से मेरी माताजी ने ली हुई जमीन है, इसके डॉक्यूमेंट है, ये रजिस्ट्री है। हम पुराने समय की बात करें तो 1971 और 72 में ये अम्मीलाल भुनी वगैरह की जो जमीन है, तो 52-53 में भी जमीन उन्हीं लोगों के नाम पे थी। एक और बात खटकती है इसमें कि जब ये मामला पूरा सुलझा ही नहीं था तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि आप वहां पर गए? ये तो केवल इन्होंने भ्रमित किया कि मामला सुलझा ही नहीं था। मामला एक्चुअल कुछ है ही नहीं, मामला ही नहीं है, तो सुलझने का नहीं, कुछ बात ही नहीं है। बैतूल के कई इलाकों में शाम के बाद में युवाओं के बीच में हमको देखने को मिल रहा है कि नशा की आदतें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर किसी को नशा छोड़ना है तो उसको स्वयं ही निर्णय लेना पड़ेगा, अपने मन पे कंट्रोल करने पड़ेगा, तब वो नशा छोड़ पाएगा। हम उसको किसी नशा मुक्ति केंद्र में भी लेके चले जाए, 3 महीने नशा नहीं करेगा, उसके बाद फिर आगे नशा करेगा। अपनी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही अपने को प्रोवाइड कर रही है नशा। पहले 3-3 घंटे बिजली मिलती थी और जैसे ही वो मेड़ पे गया, बटन चालू की, स्टार्टर चालू किया, मराठी में कहावत है आली और गेली, ऐसा बोलते थे। जैसे ही वो आया और जब मेरे तक वापस नहीं आया, लाइट चली जाती थी। रात में पता ही नहीं रहता लाइट, सबको बाहर सोना पड़ता था खटिया डाल के। आज तो मैं नहीं समझता कि पूरे गांव में भी कोई बाहर सो रहा होगा। तो ये परिवर्तन जो भी है, ये बड़े परिवर्तन है। बिजली की आप बात कर रहे हैं, बिजली से मुझे याद है कि अभी भी बहुत जगह बहुत ज्यादा कटौती होती है बिजली की। देखो, ये जो डैम बनते हैं किसानों के लिए बनते हैं और किसानों की जमीन जाती है, पर कुछ इलाकों में देखते हैं अपन कि वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां वहां का पानी ले जाती है और किसानों को उतना नहीं मिल पाता है। अपने यहाँ ये तो समस्या अपने यहाँ बैतूल जिले में नहीं है कि कुछ जगहों पर बड़ी बड़ी कंपनियां पानी लेके जा रही है। कुछ टाई अप अगर आप बात करें तो वो भी कृषि से संबंधित कंपनियों को ही पानी देने का काम किया होगा। हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ था, इसके पहले 2024 में भी स्कैम हुआ था। एसएससी पर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। 2025 में कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक या इससे जुड़े मामलों में कोई अपराध करता है तो उसको 7 साल की सजा या उम्र कैद, ये कड़े प्रावधान बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2025 में ये नियम बनाया, उसके बाद में वापस 2026 में हुआ। जो करना चाहिए नहीं कर पा रहा हूँ। 7 लकी नंबर तो नहीं 7 लकी नंबर नहीं है। तोड़ता ही पड़ेगा था एक बार। बता सकते हो? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है बैतूल बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भास्कर मगरदे जी। मात आपी कास्टिंग के एक और नए एपिसोड में भास्कर मगरदे जी आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी? राजनीति की शुरुआत तो अचानक ही हुई। पहले मैं एमबीए के बाद बैंक में जॉब करता था। बैंक के जॉब के बाद अचानक कुछ छुट्टियों में गांव में आया। 50-60 युवा इकट्ठे हुए, सरपंच चुनाव के फॉर्म भरा रहे थे। सरपंच चुनाव के फॉर्म युवाओं ने प्रेशर दे के भर दिए। उस समय घर से सब लोग मना कर रहे थे, पापा जी, मम्मी, पूरा परिवार, लेकिन सबका प्रेशर इतना था युवाओं का, तो सरपंच के फॉर्म भरे और लकीली मैं चुनाव जीत गया और तभी से इसकी शुरुआत हुई। मैं आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई? मेरी शुरुआती पढ़ाई मासूद से हुई, हायर सेकेंडरी स्कूल मासूद से। उसके बाद भोपाल में एलन सिटी कॉलेज से मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ। एमबीए जब रनिंग में ही था उसी समय कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से एचडीएफसी बैंक में मैं जॉब करता था जी। और जॉब करने के दौरान ही इधर सरपंच चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीतने के कारण इस क्षेत्र में, नए क्षेत्र में मेरा प्रवेश हुआ। मतलब आप मासूद में सरपंच हुए? मासूद का सरपंच रहा मैं 2015 से 2022 तक। 7 साल, 2 साल का एक्सटेंड मिला था कोविड महामारी के कारण सभी को।
तो 2022 तक रहा। युवाओं को राजनीति से जोड़ना चाहिए या पहले उनका मतलब अपना करियर बनाना चाहिए, आपकी क्या राय है? करियर तो बनाना ही चाहिए। करियर बनाने के साथ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद युवाओं को निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। जब अपना उच्च शिक्षित युवा राजनीति में आएगा तो नए परिवर्तन करेगा, नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ क्षेत्र में काम करेगा, और क्षेत्र में जब काम करेगा तो उसका क्षेत्र को लाभ मिलेगा। अगर युवा राजनीति में नहीं आएगा तो जो पुराना ढर्रा चलते आया है वो चलते रहेगा, और जो परिवर्तन करना है, जो नवीनता लाना है, जो नए इनोवेटिव आइडियाज हमको इम्प्लीमेंट कराना है, वो नहीं हो पाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। जब अच्छा युवा राजनीति में आएगा तो राजनीति भी एक अच्छे दौर में जाएगी, एक अच्छी दिशा में जाएगी, जिसका पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। मेरा मानना है कि युवा निश्चित रूप से राजनीति में आए। अभी हाल ही में खरीदे के दौरान जो बवाल हुआ था, पोर्टल बंद हो गया था, किसानों को एसएमएस नहीं आ रहे थे, और युवा किसान तो अपनी ट्रॉलियां लेकर मंडियों में दिन रात खड़े रहते थे। मेरा कहना ये है कि जब सरकार डिजिटल हो चुकी है तो इसके बावजूद ये टेक्निकल ग्लिचेस क्यों आते हैं? अगर हम पूर्व की सरकारों को देखें तो इस सरकार का डिजिटल होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर हम डिजिटल हुए हैं तो डिजिटल होने का लाभ भी सबको मिल रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब इकट्ठे सारे लाखों किसानों ने इकट्ठे पंजीयन किया और उस पोर्टल पे जब स्लॉट बुकिंग या अन्य चीजें कर रहे थे तो टेक्निकल प्रॉब्लम आई। ये समस्या तकनीकी थी, ना कि नीतिगत थी, और जैसी समस्या आई तो उसका तुरंत निराकरण करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया गया। हेल्प डेस्क के माध्यम से जो समस्या आ रही थी, समस्या क्यों आ रही थी, किसी का आधार मिसमैच है, किसी का मोबाइल नंबर मिसमैच है। जब उसमें आधार मिसमैच है और मोबाइल नंबर मिसमैच है तो समस्या आई, लेकिन हेल्प डेस्क के माध्यम से तुरंत स्लॉट बुकिंग अधिक से अधिक हो, और जो अलग अलग दायरे सेट किए थे उस दायरे को भी कम कर दिया कि मध्यम किसान, लघु किसान, दीर्घ किसान, सबका इकट्ठे स्लॉट बुक होना प्रारंभ हो बट गया। हमने मतलब ये भी देखा कि वो सर्वर ग्लिचेस भी आए, मतलब चल नहीं रहा। बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां भी है, मतलब नाम तो नहीं लेना चाहूंगा मैं, बट बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, वो उसमें भी बहुत सारा मतलब एक ही टाइम पे सर्वर चलता है, तो वहां पर तो ये ग्लिचेस नहीं आते, फिर गवर्नमेंट में ही क्यों आते हैं? इस बार जो है मार्केट रेट गेहूं का जो है 2200 से 2300 रुपए है, लेकिन हमारी सरकार जो है 2625 रुपए के रेट में भावांतर के दामों पे खरीद रही है। तो जो किसान है उसने अपना जो रुख है वो प्राइवेट उसमें नहीं किया और सीधा पंजीयन करा के भावांतर मूल्य पे ये एमएसपी के माध्यम से वहां गेहूं उपार्जन केंद्र पे लगाने के लिए प्रयास किया। जब लाखों किसान इकट्ठे आए तो उससे समस्या बनी, लेकिन उसका सुधार भी शीघ्र कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से उसका सुधार जो किया, वो किसानों से वीसी के माध्यम से समस्याएं जानी, समस्या जानने के बाद उसका सुधार किया। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में केवल 78 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का लक्ष्य था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गेहूं जो अपने यहाँ उत्पादन हुआ है, मध्य प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा गेहूं उपार्जन स्टेट बना। तो उसमें ये समस्या आना लाजमी है, लेकिन जब 78 लाख का अपना लक्ष्य था उसको 100 लाख मीट्रिक टन करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। निश्चित रूप से किसानों को उसका लाभ हुआ। अब ये समस्या आने का कारण है कि अलग अलग कैसे इसको क्यों इतना हेक्टिक किया गया, तो उसका कारण है कि जो वास्तविक किसान है उसकी उपज वही बेच पाए। अगर ये सारी चीजें नहीं करते तो जो वास्तविक किसान नहीं होता वो भी कहीं बाहर से मार्केट से गेहूं खरीद के लाता और इसमें लगा देता, तो जो वास्तविक किसान है उससे वंचित हो जाता। इसके लिए सारी प्रक्रिया करना बहुत आवश्यक था। अक्सर देखने को मिलता है कि युवा मोर्चा में पद मिलने के बाद में गाड़ियों का काफिला या घूमना फिरना शुरू हो जाता है, तो आपका असली काम क्या होता है? सिर्फ संगठन चलाना या फिर यूथ के लिए कुछ ठोस करना? ऐसा है कि युवा मोर्चा में आपने बोला पद, तो पद होता ही नहीं हमारे यहाँ। भारतीय जनता पार्टी या युवा मोर्चा में पद नहीं होता, हमारे यहाँ दायित्व होता है, और जितना बड़ा दायित्व उतनी अधिक जिम्मेदारी। तो गाड़ियों के काफिले का सवाल ही नहीं। हम लोग काम करते हैं, हम लोग केवल राजनीतिक संगठन नहीं चलाते, संगठन के साथ साथ हम समाज सेवा का भी काम करते। 12 महीने अगर अभी चुनाव नहीं है फिर भी हम लोग काम करते हैं। जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे, हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री का जब जन्मदिन था तो हमने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया उसको। सेवा पखवाड़े में पूरे जो ब्लड डोनेशन की अगर बात करें तो रिकॉर्ड 1531 यूनिट युवा मोर्चा ने इस बैतूल जिले में की है। उसके अलावा भी सेवा के काम जो हमारे धार्मिक मंदिर है उनकी साफ सफाई, स्वच्छता,
चाहे कहीं नदी की सफाई, ये सारे काम युवा मोर्चा करता है। तो ये जो काम है युवा मोर्चा ही करता है। अगर हम बात करें अन्य दलों की, तो ऐसा कहीं हमको देखने में नहीं आता कि अन्य दल भी इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन युवा मोर्चा का काम केवल संगठन चलाना नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि संगठन चलाने के साथ साथ जो आम लोगों की समस्या है, युवाओं की समस्या है, उनसे संवाद करके उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ये भी हमारा काम है। अच्छा, आपको मतलब जब पद मिला था जी। उस टाइम पर सबसे पहले आपने क्या काम किया था? सबसे पहले तो युवा सम्मेलनों के माध्यम से हम युवाओं से रूबरू हुए। पूरे हमारे 30 मंडल है, 30 मंडलों में प्रवास किया। हाँ। प्रवास के माध्यम से एक परिचयात्मक बैठक हुई और क्षेत्र की क्या समस्या है उस पे हमने बात की। उसके बाद एक निकल के आए कि एक युवा आयोग होना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में अभी युवा आयोग का गठन हुआ है। युवा मोर्चा का उसमें विशेष योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थी वैभव पवार जी ने उसमें चर्चा की और युवा आयोग का गठन करके आज युवा आयोग अपना बन चुका है। जनता का ऐसा आरोप है कि युवा मोर्चा सिर्फ नेताओं का जन्मदिन के बैनर, फ्लेक्स बैनर वगैरह लगाते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें वो करते हैं। जी। आपके पास में कोई युवाओं को लेकर एजुकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट का कैलेंडर होता है या फिर सिर्फ चुनाव का कैलेंडर होता है? ऐसा है कि युवा मोर्चा जो जन्मदिन मनाता है, तो हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता का भी जन्मदिन होता है, तो हम एक पेड़ माँ के नाम लगा के उस कार्यक्रम को, जन्मदिन को भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए करते हैं। हम कैसे स्वच्छता करें जन्मदिन के उपलक्ष्य में। हम लोग अगर किसी नेता का भी जन्मदिन है, हमारे लीडर का जन्मदिन है, तो हम हॉस्पिटल में जाके फल वितरण करते हैं। हमारे यहाँ मैंने जैसे बताया प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे हम उसको सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है, हम उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन दिवस के रूप में जो अपनी सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको कैसे ग्राउंड तक क्रियान्वयन करें, उसके लिए नीचे तक एक अभियान चलाते हैं। हम सुशासन दिवस मना के उस जन्मदिन को आगे बढ़ाते हैं। और जो आपने कहा कि फ्लेक्स और बैनर, तो फ्लेक्स और बैनर युवा मोर्चा दिखावे से बिल्कुल अलग है, लेकिन हमको इसके काम के पैमाने को नापना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो 1,41,000 वृक्षारोपण युवा मोर्चा ने पिछले 4 सालों में बैतूल जिले में किया है। हम बात करें अगर रक्तदान की, तो इसी वर्ष हमने 1531 यूनिट रक्तदान केवल एक समय में किया। उसके अलावा अलग अलग कैंप चला के भी हम युवा मोर्चा में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, नदी संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। हमारा चुनावी कैलेंडर के अलावा भी ये कार्यक्रम होता है। चूंकि हम लोग राजनीतिक दल से है, तो चुनावी कैलेंडर तो हमारा होता है, लेकिन जब चुनाव होता है तब चुनावी कैलेंडर पे काम करते हैं। बाकी समय हम समाज सेवा और युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। युवाओं के लिए आपने एजुकेशनल प्लानिंग की बात की। अभी स्किल इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास के जो कार्यक्रम आए, उसके माध्यम से भी हम नीचे तक जाके, कॉलेजेस में जाके उस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे स्किल इंडिया की बात कर लो, मेक इन इंडिया की बात कर लो, स्टार्टअप इंडिया की बात कर लो, कृषि उद्यम योजना युवाओं के लिए जो है, उसमें 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक का लोन एक किसान के पुत्र को मिलता है। तो ऐसी योजनाएं हम नीचे तक उतारने पे अपना एक फोकस रहता है। अच्छा, तो ये युवाओं को क्या रेशो है, कितने युवाओं को इससे रिलेटेड जॉब वगैरह मिली है अभी तक? अभी अगर बात करें, सीखो कमाओ योजना आई थी। सीखो कमाओ योजना में लगभग 1,000 युवा अपने क्षेत्र का उसमें काम कर रहा था, सीख भी रहा था, उसके साथ स्टाइपेंड भी ले रहा था, और उसकी कैसे योग्यता बढ़े, क्षमता बढ़े, उसके लिए काम है जी। क्योंकि युवाओं को पंगु बनाना अपना लक्ष्य नहीं है। युवा कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे स्वयं का वो बिजनेस स्टार्ट करे, कैसे व्यवसाय स्टार्ट करे, उस पे अपना काम है। जी। अभी हाल ही में एक विवाद हुआ था SC/ST से लेकर के, और आपसे ही रिलेटेड वो मुद्दा है। तो एक्चुअल में वो हुआ क्या था? 24 मार्च को ये विवाद हुआ था। तो एक्चुअल में हुआ क्या था उस दिन? 24 मार्च को जो विवाद था, वो विवाद एक्चुअल कुछ था नहीं। वो प्री प्लान था कांग्रेस का, और प्री प्लान प्रोपेगेंडा फैलाने का एक काम किया। जब कोई पिछड़े क्षेत्र का युवा राजनीति में सक्रिय होकर आता है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके की योजनाओं के माध्यम से कैसे उसको डाउन किया जाए, कैसे उसको राजनीति से दूर किया जाए, उस पर काम उस विवाद में किया। 24 तारीख का जो मेन मैटर था, मेरी माताजी ने एक जमीन खरीदी ICICI बैंक के माध्यम से, संतोष पवार की, जो कि OBC से संबंध रखते हैं। संतोष पवार जी एक आमद के निवासी हैं। उनसे जमीन खरीदी मेरी माताजी ने। जमीन जो थी नीट एंड क्लीन थी, क्योंकि उनके ऊपर ICICI बैंक का लोन था। अब आपको भी पता है, अगर कोई बैंक किसी को लोन देता है तो उससे पहले सर्च रिपोर्ट निकलवाता है। जब उसको लोन दिया गया 2017-18 से, उनके ऊपर KCC का लोन था, तो अगर ऐसी कुछ बात होती तो उनको लोन ही नहीं देता बैंक।
और हमने भी जो खरीदी वो बैंक के माध्यम से खरीदी, आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से खरीदी। उसमें मेरी माताजी ने विधिवत रूप से तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया था सीमांकन के लिए। उसी 24 तारीख को हमको सीमांकन की डेट मिली थी। चूंकि मेरी माताजी बुजुर्ग है और मैं उनका पुत्र हूँ, तो राजनीति से हटके भी कुछ जहां पारिवारिक बात आती है तो वहां आपको जाना पड़ेगा। सीमांकन करने के लिए विधिवत रूप से गए थे, उसमें कहीं कुछ नहीं। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है जमीन खरीदने का, उसी अधिकार के तहत मेरी माताजी ने भी वहां जमीन खरीदी और जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से जमीन खरीदी, कोई अलग से कोई हेराफेरी करके नहीं खरीदी। सीमांकन के लिए हम 24 तारीख को जब गए तो पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ था। पुलिस प्रशासन क्यों गया? जब सीमांकन में आप आवेदन लगाते हो तो नायब तहसीलदार महोदय के माध्यम से एक आवेदन पुलिस प्रशासन को भी गया था कि पुलिस की भी उपस्थिति चाहिए। राजस्व का अमला, पुलिस का अमला की एक टीम बनी और टीम के साथ हम लोग वहां पहुंचे। कितनी जमीन थी वैसे? वो 15.5 एकड़ की जमीन है, 15.5 एकड़ की जमीन। जब हम वहां पहुंचे तो यहाँ से 100 मीटर लगभग हम लोगों को जाने दिया और जहां पत्थर इकट्ठे किए हुए थे वहां जैसे ही हम पहुंचे तो वहां अचानक पुलिस पे और हम पे हमला कर दिया, जिसमें 7 पुलिस के जवान घायल हुए और मुझे और मेरे साथ में 2 लोग और मेरे सहयोगी थे, उनको भी लगा। मैं उसमें हॉस्पिटलाइज रहा। और इसमें एक विचार करने की बात है कि इस बैतूल जिला जो शांतिपूर्ण जिला है, इसमें कभी भी मैं नहीं समझता कि सीमांकन के ऐसे छोटे से काम में, सीमांकन एक छोटा सा काम होता है कि अपनी जमीन कहाँ तक है ये बताने का काम होता है। अगर किसी को विवाद है, नहीं कराना है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, वो अपनी बात रख दे। लेकिन उसमें प्री प्लान के साथ उनको, जो भोले भाले लोग थे सामने वाले पक्ष के, उनको कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने ऐसा भ्रमित किया कि आप कुछ भी कर दो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनको भ्रमित करके जब हम वहां पहुंचे तो जहां पत्थर इकट्ठे थे और पत्थर इकट्ठे थे और इकट्ठे पत्थर की बारिश 25 से 30 लोगों ने, 32 लोगों ने लगभग हम पे पत्थरों से वार किया। तो ये मैं नहीं समझता कि बिना किसी के सही के, बिना किसी के आशीर्वाद के कोई भी ऐसा कृत्य कर सकता है, क्योंकि वो जो लोग हैं भोले वाले लोग हैं, उनको नहीं पता। इसमें मतलब तो आदिवासियों का ज्यादा नाम आ रहा था इस देखो, एक हथियार बना लिया जाता है किसी बात को, अब वो एक हथियार ही बनाया उन भोले भाले लोगों को भ्रमित करके। वो जो लोग हैं जिन्होंने हमला किया है, उनकी वो जो लोग हैं वो पश्चिम दिशा में, जो मेरी माताजी ने जमीन खरीदी उसके पश्चिम दिशा के पड़ोसी किसान हैं और आज भी उनके 18 एकड़ जमीन है, उस पर आज काबिज है। वो पहले भी काबिज थे, आज भी काबिज है। तो उनका कोई विषय ही नहीं है, उसमें विवाद का विषय था ही नहीं। लेकिन अगर किसी का प्रोपेगेंडा खड़ा करना है, किसी को बदनाम करना है, किसी की राजनीतिक हत्या करना है, तो इस तरह की प्लानिंग पहले भी हुई है और आज भी होते आई है। आप देखोगे कि पूरे मामले में जैसे ही मामला हुआ, कांग्रेस के पूर्व मंत्री जी पूरा इंटरेस्ट लेके उसमें क्या क्या किया और किस तरह के बयान दिए, आपने, हमने, सबने सुने। उसके अलावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आ जाते हैं, इस छोटे से मामले को बड़ा बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आ जाते हैं। तो ये विवाद को कितना बढ़ा सकते हैं, इनकी आदत में है। कांग्रेसी लोग कुछ कर नहीं सकते। और चूंकि मैं राजनीतिक हूं और मेरा जो है उस क्षेत्र में बहुत आना जाना है, ट्राइबल क्षेत्र में सालबर्ली तक के मैं हमेशा प्रवास मेरे होते रहते हैं और उन लोगों से मेरा बहुत लगाव है। तो कैसे मेरी प्रतिष्ठा, पद और मेरी छवि को धूमिल करे, उसके लिए पूरा प्रयास किया गया था। लेकिन उनके इस प्रयास से कुछ नहीं हो सकता। उस समाज के लोगों से मेरा पहले भी लगाव था और आज भी लगाव है। नहीं, मतलब एक्चुअल में मामला क्या हुआ था? जैसे वो जो ओबीसी वाले थे जो आपने नाम बताया था, वो उनके और आपके बीच में क्या मामला हुआ था उसमें? ओबीसी वालों के और हमारे बीच में, जो संतोष पवार जी की आप बात कर रहे हैं, उनके बीच में कोई बात नहीं है। उनसे हमने रजिस्ट्री कराई। उसके पहले अगर संतोष पवार ने किसी से रजिस्ट्री कराई तो एससी कैटेगरी, जिनकी जमीन कोई भी खरीद सकता है, मेरा समाज के, उनसे रजिस्ट्री संतोष पवार जी ने कराई। ज्यादातर लोग कागज पर देखते हैं कि भाई क्या है आपके पास में, डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, उस पर ज्यादा विश्वास करते। तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा सकते हो? मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। मेरे सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है उसके माध्यम से मैंने पूरे डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए। 1951-52 की नकल आप देख लीजिए, 1978 की नकल देख लीजिए, 71-72 की आप नकल देख लीजिए। उसके अलावा 2016 की, 17 की, 18 की या 25-26 की नकल, आप किसी भी सन की नकल देख लीजिए। 1930 की नकल देख लीजिए, 17-18 की, 1917-18 की नकल देख लीजिए। इसमें कभी भी ये जमीन किसी भी आदिवासी व्यक्ति के नाम पे नहीं रही और ये केवल प्रोपेगेंडा सेट किया गया था। जो डॉक्यूमेंट अगर कांग्रेस के लोग दिखा रहे थे तो वो पश्चिम दिशा में है,
जिस जमीन का खसरा नक्शा वो बता रहे थे, उस जमीन पे ऑलरेडी वो जो लोग विवाद कर रहे थे वो काबिज है। वो भोले वाले लोगों को भ्रमित किया गया। जैसे 4 दिन पूर्व नोटिस दिए गए थे, तभी पूर्व मंत्री जी और उनके जो कुछ खास लोग हैं उन्होंने एक प्लानिंग कर ली थी मेरे खिलाफ, और उसी का नतीजा 24 तारीख को हमको देखने को मिला। मेरे साथ 6 से 7 पुलिस वालों घायल हुए, उन पे कोई बात नहीं की पूर्व मंत्री जी ने। एक कोटवार घायल हुआ SC कैटेगरी का, उनके ऊपर कोई बात नहीं की। वहाँ की महिलाओं ने मारपीट और दुर्व्यवहार का आप आरोप लगाया था। तो आप एक युवा नेता हो और आप महिलाओं के सम्मान की बात भी करते हो, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखो, जब आरोप लगे, वो हम्म, वीडियो भी आपने देखे होंगे, हम्म, उस वीडियो में क्लियर हो जा रहा है कि आरोप किस तरह के लगे। आरोप लगाने वाले लोगों ने उन भोले भाले जो हमारी मातृशक्ति थी जो आरोप लगा रही है उनको भ्रमित किया गया। वो जो जिन लोगों ने भ्रमित किया गया उनकी माता जी की उम्र की वो मातृशक्ति है, और हम तो पूरे सम्मान के साथ मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। मैंने अगर उनके साथ कुछ भी किया तो पूरे वीडियो उसके वायरल हुए, उस पूरी घटना के 10 मिनट की लगभग की घटना थी, उसमें अगर कहीं भी कुछ किया होता तो दिखता। और जब वो आरोप लगा रहे तो कभी कुछ बोल रहे कभी कुछ बोल रहे। आप उनके अलग अलग बयानों को देखिए, उनके हर बयानों में आपको परिवर्तन मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी इसमें मतलब कोई गलती नहीं है उतनी। उनको तो भ्रमित किया गया, भोले वाले लोगों को भ्रमित हम्म, किया गया, लेकिन जो करवाने वाले लोग थे वो सबको दिख रहे हैं। हम्म, जो कैसे गए, किसी ने बोला 100 गाड़ी लेके मैं पहुंचा, किसी ने हम्म, बोला 50 गाड़ी लेके पहुंचा। तो ये सारी चीजें संभव नहीं होती ना। हम्म, कोई कुछ भी बोले जा रहा है, कोई बोल रहा है कि मंडल अध्यक्ष पहुंचे हमारे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि मंडल अध्यक्षों को लेके पहुंचे, हम गुंडागर्दी करने पहुंचे। अगर वो हम तो गुंडागर्दी करते हाँ। तो हमारे ऊपर हमला क्यों होता? मैं हॉस्पिटलाइज रहा 12 से 15 दिन, और हमारे जो पुलिस के अधिकारी है SI साहब वो भी एडमिट रहे। पुलिस के सामने ये सारी इतनी बड़ी घटना करना, ये मतलब कि बिना किसी के सही पे तो हो नहीं सकता। इस पे बड़े जो कांग्रेस के नेता है उनकी सह उनको थी, और उन्होंने उनको भड़काया कि आप कुछ भी करो, ये जमीन आपकी हो जाएगी। अपोजिशन पार्टी के भी लोग आए थे वहां पर? अपोजिशन पार्टी के लोगों ने ही उनको पूरा नहीं भड़का। वहां पर भी आए थे। वहां पे हमको नहीं दिखे अपोजिशन पार्टी के लोग, हम्म, लेकिन उसके तुरंत बाद, चाहे 25 तारीख की बात कर ले, 26 तारीख की बात कर ले, 27, 28, 29, 30 और 1 तारीख तक लगातार उनके घरों में ये लोग गए, और उनको बाद में पूरा भ्रमित करने का काम किया। पूर्व में भी भ्रमित किया और बाद में भी भ्रमित किया। अब ये जब गरीब कंडीशन के लोग हैं तो टेंट लगा के वहां सभा कर रहे हैं, तो टेंट लगा के सभा वो लोग तो करने से रहे नहीं। कांग्रेस के लीडरों ने उसमें अलग अलग तरीके से फंडिंग की और बाकी सारी चीजें की है। एक और बात खटकती है इसमें कि जब ये मामला पूरा सुलझा ही नहीं था तो इसके पहले ही आप मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि आप वहां पर गए और सीमांकन करवाया, पुलिस बल को लेकर के गए? ऐसा है कि मामला सुलझने नहीं सुलझने का विषय ही नहीं, मामला पूरा नीट एंड क्लीन। मैंने पहले भी बताया कि रजिस्ट्री हुई उसकी विक्रय पत्र के माध्यम से संतोष पवार जी से बैंक की मध्यस्थता के बीच में हमने वो जमीन खरीदी। तो मामला किसी भी माननीय न्यायालय में था ही नहीं, तो सुलझने नहीं सुलझने का विषय ही नहीं है। और मामला न्यायालय में रहेगा कैसे जब उसमें कोई विषय ही नहीं था? तो ये तो केवल इन्होंने भ्रमित किया कि मामला सुलझा ही नहीं था। मामला एक्चुअल कुछ है ही नहीं, मामला ही नहीं है, तो सुलझने नहीं सुलझने का नहीं, कुछ बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब हम उसमें क्यों गए, तो सीमांकन एक प्रक्रिया होती है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है सीमांकन। उसमें विधिवत रूप से मेरी माता जी ने आवेदन किया तहसीलदार महोदय को, तहसीलदार महोदय के माध्यम से हम सीमांकन के लिए गए। कोई हम हमारे कहने से नहीं गए, इसकी पूरी टीम बनी, एक जो टोली बनती है उनकी पूरा टीम बन के राजस्व का अमला आया, पुलिस प्रशासन के लोग आए, और उनके माध्यम से वो शासकीय कार्य कहलाता है। वो मेरा कोई निजी कार्य नहीं है। सीमांकन एक हम सबका अधिकार है। अगर हमने जमीन खरीदी है तो सीमांकन करवाने का अधिकार है, उसमें जल्दबाजी का कोई विषय ही नहीं। चूंकि जमीन तो 2025 में खरीदी थी, और अभी ये जो समय होता है सीमांकन इसी में होता है, जब खेत में फसल नहीं होती तभी गर्मी में ही सीमांकन होता होता है। है। तो उसके अलावा तो बारिश में हम सीमांकन नहीं करा नहीं कर सकते, सकते। ठंडी के जो मौसम में उसमें सीमांकन नहीं करा सकते। सीमांकन का तो समय ही है ना। हम्म, मैंने कोई भी व्यक्ति सीमांकन कराएगा तो यही समय में कराएगा। आप इस मंच के माध्यम से अगर डॉक्यूमेंट दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। बिल्कुल, मैं मंच के माध्यम से डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा। ये संतोष पवार जी से मेरी माताजी ने ली हुई जमीन है, उसके डॉक्यूमेंट है, ये रजिस्ट्री है। और संतोष पवार जी ने फूला, भूनी, लक्ष्मण, श्यामलाल वगैरह से जो भूमि खरीदी थी उसकी रजिस्ट्री है। अगर हम बात करें उनकी नकल की, तो ये नकल भी है, अमरलाल वगैरह की ये नकल है। इसके अलावा
हम पुराने समय की बात करें तो 1971 और 72 में ये अम्मीलाल भुनी वगैरह की जो जमीन है 1971-72 में भी उनके नाम में थी, और जो अमेंडमेंट आया उसके बाद आया। लेकिन उसके पहले की बात मैं अगर करूं तो 52-53 में भी ये जमीन उन्हीं लोगों के नाम पे थी। ये नाम है इसमें भालचंद भुनी अम्मीलाल, ये नाम तब भी है 1952 और 53 की नकल में। उसके पहले के भी सारे डॉक्यूमेंट अपने पास उपलब्ध है, जो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे सार्वजनिक कर दी। चूंकि ये मेरा निजी मामला है और इस व्यक्तिगत मामले को इन्होंने राजनीतिक बनाने का काम किया है, इसीलिए मैं सारे डॉक्यूमेंट सार्वजनिक कर रहा हूँ। वैसे ये डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सारी चीजें निकाल सकता है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि ये प्रशासनिक मिलीभगत है, तो क्या आप निष्पक्ष रूप से जांच चाहते हैं इस पर? मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस पूरे मामले में उन लोगों को भ्रमित करने का काम किया उसकी भी जांच हो। हमारे लोगों ने जाके एसपी महोदय से चर्चा भी की, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और माननीय विधायक लोगों ने भी इकट्ठे जाके एसपी महोदय से बात की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी सब लोगों के सामने आए, और जिन लोगों ने इसमें भ्रमित किया उनका भी जो रुख है, उन्होंने क्या किया, उनके भी कृत्य लोगों के सामने आना चाहिए। मैं निश्चित रूप से सब चीजें चाहता हूँ। अभी वहां पर क्या माहौल है? अभी उसके बाद हम लोग नहीं गए, क्योंकि मैं 24 तारीख से एक महीना लगातार बेड रेस्ट पे रहा, उसके बाद ही निकला हूँ। और अभी हम लोग उस मामले में गए नहीं, अभी पेंडिंग है, पेंडिंग ही बड़ा है, उसमें हम लोग कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं हुए। वहां पर जो 24 मार्च को एक्चुअल में जो हुआ था, जब आप गए थे वहां पर पुलिस बल और राजस्व विभाग को लेकर के, और उसके बाद में जो हुआ 24 तारीख को की जो घटना है, 24 तारीख को मेरे पहुंचने के पहले राजस्व का अमला पहुंच चुका था। मेरे पहुंचने के भी पूर्व पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। मैं बाद में आया। जैसे ही हम लोग आए तो चौकी प्रभारी महोदय और राजस्व विभाग के लोगों ने उनसे बातचीत की कि सीमांकन करना है, वो भी राजी थे। जहां पत्थर इकट्ठे थे 100 मीटर तक के, उन्होंने जो जरीब होती है वो ले जाने दी। जैसे ही पत्थर जहां इकट्ठे उन्होंने करके रखे थे, जहां 300-400 पत्थरों का ढेर इकट्ठे करके रखा था, जैसे ही वहां पहुंचे वहां जाके उन्होंने पत्थरों की बौछार कर दी, जिसमें पुलिस के जो अधिकारी है उनको भी गंभीर चोटें आई। तो इनको पहले से पता था कि आप वहां पर जाने वाले हो? जब भी सीमांकन की कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें 2-4 दिन पहले नोटिस निकल जाते नोटिस से, हाँ। तो नोटिस के माध्यम से उनको पूर्व में पता था। जैसे ही 4 दिन पूर्व उनको नोटिस मिले तो नोटिस लेके उनके जो संबंधी लोग हैं उनके पास हो गए, उनको बताया। जो कांग्रेस के वहां के लोकल लीडर है, एक साउंगी के हैं, ऐसे कुछ लोगों के पास गए और वो लोग उनको माननीय मंत्री जी के पास ले गए, पूर्व मंत्री जी के पास। पूर्व मंत्री जी और उन लोगों ने एक प्लान सेट किया कि कैसे इस मामले को भटकाना है, तो वो उनको भ्रमित कर दिया। और भ्रमित करने के कारण जैसे हम पहुंचे तो उन्होंने पत्थरबाजी की। केवल 10 मिनट से ज्यादा हम लोग नहीं रुके, पूरे वीडियो में आप देख लो। और हमारी तरफ से किसी तरह का किसी भी व्यक्ति ने नहीं, प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया उन पे अटैक, ना ही हमारे किसी लोगों ने उन पर अटैक किया। ये तो पूरे आरोप जो लगा रहे वो गलत और निराधार आरोप लगा रहे। वो सबको दिख रहा है कि कोई 100 गाड़ी लेके कहीं जाता है क्या सीमांकन के लिए। और रही बात कि आप बात कर रहे हैं कि बाकी की चीजें क्यों लेके गए, तो जब चांदा ढूंढने के लिए वहां अपने 8-10 लोगों की आवश्यकता होती है, राजस्व का जो नोटिस होता है उसमें लिखा हुआ होता है। तो चांदा ढूंढने के लिए जेसीबी मशीन गई थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। जैसे चांदा कहीं अगर झाड़ी आ जाती, कहीं कुछ हो जाता है तो हटाने के लिए बुलाया जाता। आजकल तो मजदूर मिलते नहीं मिले। वही जेसीबी को अतिक्रमण बता दिया उन्होंने। उसी जब उसको अतिक्रमण करने दिया। जमीन हमने खरीदी, रजिस्ट्री हमने की, और उल्टा मार भी जो है, पत्थरबाजी हमारे साथ हुई, घटना हमारे साथ घटी, और हम लोगों को आरोपी सिद्ध करने का काम कांग्रेस कर रही है। तो ये विषय देखने लायक है। मैंने इतने दिनों से, मैं भी बैतूल जिले में निवासी हूँ, मेरा जन्म बैतूल जिले में ही हुआ है। कभी ऐसी कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं घटी कि पुलिस के लोगों के ऊपर पत्थरबाजी कर दी। जब तक किसी बड़े व्यक्ति का सही नहीं हो तब तक के आप और मैं आपसे कहूंगा कि आप एक पत्थर मार के दिखाओ पुलिस को, नहीं मार सकते ना। वहां तो सैकड़ों पत्थर इकट्ठे चल रहे थे, तो बिना किसी के सही पे ऐसा हो सकता है क्या? ये एक विचार करने का विषय सबके लिए। ये प्री प्लान था, प्री प्लान के माध्यम से कैसे मेरी राजनीतिक हत्या हो जाए, ये पूरा वो प्लान था। उसके बाद जो भी आरोप लगा है, सारे आरोप अलग अलग है। उनका जिलाध्यक्ष अलग आरोप लगा रहा है कांग्रेस का, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी आए वो अलग आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पीसी कर रहे हैं मुल्ताई में, वहां जाके उनसे बात कर रहे हैं, अलग अलग आरोप लगा रहे हैं।
उनके जो पूर्व मंत्री है वो अलग आरोप लगा रहे हैं। तीनों के आप वीडियो देखना, तीनों में क्या क्या अंतर है वो सब लोगों को भी समझ में आ चुका है। और आप भी अगर एक बार फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों, और जो जिन लोगों से आरोप लगा रहे हैं उनके भी अलग वीडियो है। तो ये सारी चीजें समझ में आती है। अगर मैं एक बात कर रहा हूँ तो मैं एक ही बात करूंगा, मेरे परिवार के लोग बात कर रहे हैं, जो घटना है वही बात करेंगे। प्रशासन ने इसमें एफआईआर की, हमने तो कभी तक एफआईआर भी नहीं की इस मामले में, क्योंकि मामला पूरा प्रशासनिक था, मेरा कोई निजी मामला नहीं था। लेकिन उसको व्यक्तिगत इस मामले को पूरा राजनीतिक कैसे रूप दिया जाए, इस पे पूरा काम कांग्रेस ने करने का काम किया। जिला हॉस्पिटल को लोग रेफर हॉस्पिटल कहने लगे हैं। कोई भी इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप नागपुर ले जाओ। अब एक जो नॉर्मल व्यक्ति है जो दिन का 400 रुपए कमाता है, वो नागपुर जैसे बड़े हॉस्पिटल में, नागपुर के बड़े हॉस्पिटल में 2 लाख की फीस कैसे दे सकता है? देखिए ऐसा है कि जिला अस्पताल को रेफर हॉस्पिटल करना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम सच्चाई देखें तो पूरा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को आप उठा के देख लीजिए, वहां जाके देखिए। अगर हम एक स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता में हमारा अस्पताल पहले और अब में अगर हम अंतर देखें, 2014 के पहले का भारत, 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, उस पर भी नहीं जाते और जिला अस्पताल की बात करते तो जिला अस्पताल में स्वच्छता की बात करें तो पहले हमको नाक दबा के जाना पड़ता था। आज ऐसा है कि वहां मक्खी भी नहीं दिखेगी, ये स्वच्छता की बात होगी। रही बात सुविधाओं की, तो आज वहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ है, आज वहाँ आंख नाक कान गले के जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी उपलब्ध है। आज वहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ है, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स है, सारे डॉक्टर्स वहाँ उपलब्ध है। रही बात आपने कहीं रिफर की, तो रिफर अगर कुछ डॉक्टर्स का प्रोटोकॉल होता है कि उसमें कुछ बीमारी का इलाज वहां संभव नहीं है तो उनको रिफर किया जाता है, लेकिन बिल्कुल नागपुर जिला अस्पताल से रिफर नहीं किया जाता है। अभी बहुत अच्छी सुविधा है, अगर रिफर करने की कंडीशन आती है तो उसको हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल या एम्स जैसे भोपाल के बड़े हॉस्पिटल्स में रिफर किया जाएगा। कुछ इलाकों के हॉस्पिटल्स में मतलब नहीं है, कुछ सुविधाएं नहीं है, जैसे कि ढंग के स्पेशलिस्ट नहीं है। तो आपकी सरकार तो बहुत टाइम से है ना, तो अभी तक के तो ये चीजें हो जानी चाहिए। अभी अब जिला अस्पताल की बात कर रहे थे तो मैं जिला अस्पताल की पूरी बात पहले मेरी खत्म कर देता हूँ। जिला अस्पताल का विषय यही है कि रिफर करने की बात की। दूसरा यह है कि आपने बोला 400 रुपए की बात कि 400 रुपए जो मजदूरी कमा रहा, मैं बोल रहा जो 200 रुपए कमा रहा है ना, उसके लिए भी अगर कोई सोचने वाले हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले उसका प्लान बना के रखा है कि कैसे किसको लाभ देना है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना, तो चाहे कोई 200 रुपए कमा रहा हो या कुछ भी नहीं कमा रहा हो तो उसका इलाज भी निःशुल्क करने का काम हमारी सरकार कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका भी ध्यान रखा। पहले क्या होता था, अगर कोई बीमार हो जाता था तो घर के जेवर या जमीन गिरवी रखना पड़ता था और तब इलाज करना पड़ता, लेकिन आज 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए किसी भी गरीब को आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा सरकारी अस्पताल में ही नहीं, आप किसी भी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में जहां आयुष्मान एक्सेप्ट किए जाते हैं वहां पे भी अपना इलाज करा सकते हैं। आज कितने सारे लोग अपने जिले के आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से लाभ ले रहे हैं। दूसरा सुविधाओं की बात, मैं कुछ हॉस्पिटल्स, मतलब मुझे भी पता है कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में, नाम नहीं लेना चाहूंगा उनकी जी, आयुष्मान कार्ड का वो गलत यूज करते हैं। जो आप कह रहे हैं ना 5 लाख का उनको मुफ्त से मिलता है, तो वहां पर कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर फ्रॉड भी आया है और ये न्यूज में भी चला हुआ है। इस पर पहले भी बहुत कुछ हुए हैं ऐसे विवाद। ऐसा है कि अब कुछ गलत करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, बीच में कार्रवाई भी हुई, उनको आयुष्मान भारत योजना से हटाया भी गया। अगर कोई ऐसा करता है, आयुष्मान भारत योजना में जांच से लेके दवाई का, मेडिसिन का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। अगर आपके संज्ञान में ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हॉस्पिटल आता है तो आप निश्चित रूप से हमें बताइए, हम उस चीज को आगे तक पहुंचाएंगे और ऐसे जो हॉस्पिटल लोगों के साथ गलत कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। दूसरी बात यह कि पहले एक समय था कि एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं होती थी, आज एम्बुलेंस गांव-गांव में बहुत कम समय में पहुंच जाती। पीएचसी सेंटर्स पे हमारी एम्बुलेंस है, सीएचसी सेंटर्स पे हमारी एम्बुलेंस है, तो ये नया परिवर्तन तो हुआ है। उसके बाद जहां किसी दौर में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती थी, आज एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एयर एम्बुलेंस मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है और पहला पेशेंट अगर कहीं का गया है तो पहला पेशेंट भी अपने बैतूल जिले का ही गया है। पहला पेशेंट एयर एम्बुलेंस, अगर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कराना हो, किसी को अन्य प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण करना है और कम समय में भोपाल पहुंचाना है तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी अपने मध्य प्रदेश में है और पहला पेशेंट बैतूल जिले से ही गया है। उसके अलावा अगर इन सुविधाओं को बेहतर करने की बात है तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के प्रयासों से अभी
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया और निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो पूरे जिले में एक मेडिकल हब के रूप में अपना बैतूल बनेगा, और ये जो दिक्कतें कुछ लोगों को आ भी रही है तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपने कभी किसी पेशेंट के परिवार के साथ में हॉस्पिटल में टाइम बिताया है? हाँ, बहुत सारे पेशेंट के परिवारों के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है। निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो उनके साथ हॉस्पिटल जाते हैं, उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अपने बैतूल जिले में भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ आयुष्मान एक्सेप्टेड है, तो वहां पे भी हम लोग लेके कई बार जाने का मौका आता है। माचना नदी और आसपास के इलाकों में पानी को लेकर बड़ा राजनीति चलता है, लेकिन शाहपुर और चिचोली के पथरीले इलाकों के युवा किसान आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। जब खेती नहीं होगी तो युवा किसान शहर आकर मजदूरी ही करेगा। इस पर आपका क्या विजन है? आपने शाहपुर और चिचोली क्षेत्र की बात की, मैं पूरे जिले की बात करना चाहता हूँ। 2009 के पहले या 2003 के पहले की मध्य प्रदेश की बात करें, बैतूल जिले की बात करें, केवल 9000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वही सिंचित था। लेकिन अगर हम बात करें तो आज हम एक ही जो अपना डैम है परसडू डैम 9900 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित कर रहा है। आपने बात की चिचोली और शाहपुर क्षेत्र की। चिचोली क्षेत्र में अपना एक गोदना डैम है जो अकेला डैम 250 हेक्टेयर को सिंचित कर रहा है। ऐसे वहां छोटे चिचोली क्षेत्र में छोटे बड़े डैम मिला के 23 से अधिक डैम है जो लगभग 8500 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित कर रहे हैं। और ऐसे ही शाहपुर की बात की, 25 से अधिक डैम है छोटे और बड़े, वो भी 13000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का काम वहां कर रहे हैं। दूसरी बात की, पथरीला इलाका आपने कहा, कुछ जगह की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी होती है कि जहां सोर्सेस नहीं है और वहां पानी पहुंचाना संभव नहीं है, तो उस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। अब जो डैम बन रहे हैं हम लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से वहां पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। हमारा इस जिले का जो लक्ष्य है 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का हमारा लक्ष्य है, और निश्चित रूप से 2-3 सालों में हम उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। अभी अगर मुल्ताई विधानसभा की बात करें तो 19 डैम अभी स्वीकृत हुई है जिनका काम प्रारंभ हो रहा है। इस मुल्ताई विधानसभा में 3 बड़े बड़े डैम हैं। अभी परसडू डैम आपको पता है कितना बड़ा है, जिले का सबसे बड़े डैम में से एक है। वर्धा डैम है। तो जो क्षेत्र इस क्षेत्र का भी असिंचित था उसको भी सिंचित करने का काम किया है, और जिनका क्षेत्र सिंचित हो रहा है तो वो उनकी आय दोगुनी हुई है। वहां का युवा भी कृषि कर रहा है। बैतूल विधानसभा की बात करें तो वहां भी अभी 18 डैम नए स्वीकृत है, तो उनपे भी काम हो रहा है। अगर आमला विधानसभा की बात करें तो वो वहां पे भी पानी को लेके काम हो रहा है। अभी चिल्लोर डैम का एक विषय आया था, ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, 2600 करोड़ से अधिक की योजना है। पूरा भीमपुर ब्लॉक जो ट्राइबल क्षेत्र है, अपना जनजाति क्षेत्र है, वो पूरा उससे सिंचित हो जाएगा और उससे 15,000 हेक्टेयर की जमीन सिंचित होगी। तो हमारी सरकार का प्लान जो है वो काम करने का है, केवल बातें करने का नहीं है। सिंचित करना है, मतलब करना है। अगर डैम किसी ने बनाए हैं तो हमने बनाए हैं, अगर किसानों के लिए काम किया है तो हमने किया है, और जो नहीं हुआ है वो भी कोई करेगा तो हम ही करेंगे। उसके पूर्व 2003 के पहले लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, क्या किया क्या नहीं किया सबको पता है। बीमारू राज्य की श्रेणी में हम आते थे, और बैतूल जिले की भी क्या हालत थी, बाहर से लाके सांसद बना देते थे, बाहर से लाके विधायक बना देते थे। ये सारी चीजें पहले हुई है, लेकिन आज अगर लोकल का व्यक्ति काम कर रहा है तो निश्चित रूप से बैतूल जिले का भी विकास हो रहा है, और बैतूल जिले का विकास आगे और अच्छा होगा, ये मैं आपका। देखो, ये जो डैम बनते हैं किसानों के लिए बनते हैं और बिल्कुल, किसानों की जमीन जाती है, पर कुछ इलाकों में देखते हैं फन कि वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां वहां का पानी ले जाती है और किसानों को उतना नहीं मिल पाता है। अपने यहाँ ये तो समस्या अपने यहाँ बैतूल जिले में नहीं है कि कुछ कुछ जगहों पर है। बड़ी बड़ी कंपनियां पानी लेके जा रही है। कुछ टाई अप अगर आप बात करें तो वो भी कृषि से संबंधित कंपनियों को ही पानी देने का काम किया होगा। अलग से किसी बड़ी कंपनी को जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से काम कर रही है, ऐसे किसी कंपनी को पानी देने का काम नहीं हुआ है। जहां अगर दिया भी गया होगा तो वो पौधों को पानी देने के लिए उसका उपयोग कर रहे होंगे, अलग से किसी को पानी देने का काम बैतूल जिले में नहीं हुआ है। कुकरू खामला को हम टूरिज्म हब बोलते हैं, लेकिन वहाँ के आदिवासी युवाओं को सिर्फ कचरा साफ करने का या फिर गाइड बनने का काम मिलता है, लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेस है वो शहर के लोग ले जाते हैं। कुकरू खामला की जो स्थिति है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुकरू खामला को टूरिज्म हब बनाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। आज वहाँ का जो युवा है, आज वहाँ का युवा
हम होम स्टे का जो अभी वहाँ चालू कराया है, होम स्टे के माध्यम से वहाँ उस युवा को रोजगार मिला है। वहाँ का युवा गाइड बन के काम कर रहा है। केवल आपने कहा कचरा उठाने का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ का युवा आज अपनी योग्यता के अनुसार काम कर रहा है। जिसके पास होम स्टे की सुविधा है, होम स्टे दे रहा है। एक केवल कुकरू खामला को ही हब बनाने का हमारा काम नहीं है। हमारी तो सोच विजन बड़ा है। इस बैतूल जिले को, पूरे बैतूल जिले को टूरिज्म हब बनाने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो विजन है, मुल्ताई को माँ ताप्ती कॉरिडोर बना के, और जब मुल्ताई व्यक्ति उतरेगा, ताप्ती जी के दर्शन करेगा, तो यहाँ से कहाँ कहाँ बैतूल जिले में जा सकता है, उसकी पूरी योजना तैयार करके हमारी संगठन ने सरकार को सौंपी है कि बैतूल मुल्ताई अगर व्यक्ति उतर रहा है, माँ तप्ती के दर्शन करेगा, कॉरिडोर में कहाँ क्या क्या है देखने लायक और कहाँ कहाँ, तो उसका विकास कैसे, उस पर प्लान कर रहे हैं हम। पट्टन के झीरी के विकास की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं तिवरखड़ के आमनाथ की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं उत्तम सागर जो कि एक प्रसिद्ध क्षेत्र है अपने पूरे मुल्ताई क्षेत्र का, उसका कैसे विकास, उस पर हम बात कर रहे हैं। वैसे सालबर्ली जो कि बैतूल जिले का सबसे प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान है, जहाँ भगवान भोलेनाथ का प्रकृति 12 माह 24 घंटे अनवरत अभिषेक करती है, उसका विकास कैसे हो। 20 से अधिक स्थान वहां देखने लायक है। वहां सनसेट का स्थान है, वहां बहुत सारे आदिवासी राजाओं के स्थान है, कैसे पांडव कचेरी है, पांडव की गुफाएं है, उसको कैसे विकसित करे, उस पर हम काम कर रहे हैं। वहीं से 7 किलोमीटर दूर धारुल की अंबाबाई का मंदिर है जो गुफा में है, उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं। वहीं से हम आगे जाते हैं धामनगांव, उसके बाद हम आगे जाते हैं बैजदी का शिव मंदिर, वहीं से आगे जाते हैं बारालिंग, वहीं से आगे आते हैं तो अपना बालाजीपुरम, वहीं से आगे आते हैं तो पारसडो जो धार्मिक स्थल है उसको डेवलप करने का काम, वहीं से पारसडो डैम उसको कैसे हम टूरिज्म के लिए डेवलप करें, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा वापस मुल्ताई आते हैं तो सांडिया, जो सांडिल ऋषि का अपना उन्होंने तपस्या करने का एक स्थान था, सांडिया गांव जो है, वहां से हम आगे बढ़ते हैं तो दुनाव में पाराकाती का शिव मंदिर। ये पूरी योजना हमारी तैयार है कि कैसे हम सारनी के मठरदेव बाबा के मंदिर को इसमें शामिल करें और क्या क्या शामिल हो सकता है। तो पूरे जिले को टूरिज्म हब बना के युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़े और जो टूरिस्ट है वो कैसे बैतूल जिले के नाम से यहाँ खींचे चले आए। अच्छा, उस अगर पर हम लोग अपन काम कर रहे हैं। कुकरू खामला की ही अगर बात करें तो यहाँ के कितने लोकल यूथ को जैसे लोन मिला हो या फिर कोई ट्रेनिंग मिली हो? लोकल यूथ को लगातार वहाँ कैंप चलते हैं, कैंप के माध्यम से भी उनको लोन्स भी मिला है। मुद्रा लोन के माध्यम से लगभग 30 से 32 युवाओं को, क्योंकि गांव छोटा है तो वहाँ मुद्रा लोन उनको प्रोवाइड कराए गए हैं और बाकी अलग अलग ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। हम होम स्टे की बात कर रहे थे तो होम स्टे के रूप में कुकरू को भी हमने डेवलप किया है। अभी बज्जरवाड़ा आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, बज्जरवाड़ा को होम स्टे के रूप में, बाचा गांव है जो सोलर का पूरा गांव है तो उसको होम स्टे के रूप में डेवलप किया है। तो ऐसे और अधिक गांव कहाँ कहाँ होम स्टे के रूप में डेवलप कर सकते हैं, उस पर हमारा काम चल रहा है सरकार। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन जिले के कुछ गांवों में नेटवर्क जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, नेटवर्क नहीं मिलता है। हालत ये है कि युवाओं को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ता है, तो इस पर अभी सरकार क्या कर रही है? डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें पूरे क्षेत्र में 450 से अधिक टावर लगाने का काम बीएसएनएल के माध्यम से 5 से 7 वर्षों में हुआ है। डिजिटल इंडिया की जब बात हुई, जब मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी है वो कहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया में यूपीआई पेमेंट कैसे करेंगे, तो एक सब्जी वाली यूपीआई पेमेंट कैसे करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि सब्जी की दुकान पे हम जा रहे हैं, 5 रुपए का धनिया, 2 रुपए की मिर्ची, तो वहां पे भी बारकोड लगा हुआ है और वो सब्जी वाली को हम 7 रुपए का पेमेंट भी यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं। पूरे देश में यूपीआई पेमेंट में भारत अग्रणी है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बात की जो ग्रामीण अंचलों की आपने बात की, ग्रामीण अंचलों में 450 से अधिक जो नए टावर चालू हुए, 99% की समस्या खत्म हो गई है। अगर मेरी बात करूं तो हमने माजरी, बोरपेंट और पचमऊ, पचुमरी इस क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या थी। जब हम प्रवास पे जाते थे तो हमने माननीय मंत्री जी से बात की, केंद्रीय मंत्री रेड्डी जी से, उन्होंने वहां टावर लगवाए। आज वहां की समस्या नेटवर्क की खत्म हो गई, नेटवर्क अब मिलने लगा है। तो ये समस्याएं जहां है दूरस्थ अंचलों में वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रत्येक पंचायत को डिजिटल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और काफी हद तक वो पूरा भी हो गया इस जिले में।
आम युवा जब अपनी फरियाद लेकर के थाने या कलेक्ट्रेट जाते हैं तो उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, लेकिन वहीं उनके साथ में अगर कोई नेता चले जाता है या फिर अगर कोई नेता का काम हो तो वो अगर चले जाए तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ के जो कलेक्टर साहब है वो बहुत सरल सहज है। वहाँ आम और खास कुछ नहीं है। उनके पास जो भी व्यक्ति जाता है उनकी समस्याओं को बड़ी गंभीरता के साथ सुनते हैं और त्वरित निराकरण करने का काम भी वो कर रहे हैं। उसके अलावा प्रति मंगलवार जन सुनवाई होती है जिसमें कलेक्टर साहब, अपने कलेक्टर, उनका पूरा स्टाफ बैठता है। तो जो कोई भी आम व्यक्ति है या खास व्यक्ति है, समस्या लेके जाएगा तो उसकी समस्या का निराकरण वहां होता है। उसके भी अलावा एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालयों में भी जन सुनवाई होती है। पर कलेक्ट्रेट की अगर बात करें तो कागज लेके घूमने का समय अब तो नहीं रहा। उसमें भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो हमारा कार्यालय बैतूल में भी है, मुल्ताई में भी है, अन्य जगह भी है। हमारे कार्यकर्ता के पास भी कोई जाता है तो उसकी समस्या का निराकरण हम करने का प्रयास करते हैं। आम और खास मेरी नजर में कुछ नहीं होता। समस्या सबकी है, समस्या का निराकरण होना चाहिए। आम और खास कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन की बात की तो पुलिस प्रशासन में पहले 100 नंबर नहीं थी, अभी 112 जो हो गई है। अब तो आप 112 घर से दबाओ और 112 दबाई तो घर पे पुलिस की गाड़ी खड़ी होगी। उसके अलावा एफआईआर करनी, ऑनलाइन एफआईआर की भी सुविधा है। उसके बाद भी अगर किसी की समस्या नहीं हो रही, निराकरण नहीं हो रहा, तो एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब वो भी जन सुनवाई का काम करते हैं। दूसरी बात, समस्याओं की बात है तो अभी 181 की बात, 181 नंबर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ कराई। घर बैठे 181 दबाओ, अपनी समस्या बताओ, और जब तक समस्या नहीं हो रही, समाप्त नहीं हो रही, आपको खुद ही उस समस्या उसको हटाना है। आपको ओटीपी आएगा तब आपका जो समस्या है, आपकी कंप्लेंट है, वो हटेगी नहीं तब तक के अधिकारी आपके पास आके चक्कर काटेंगे। तो ये भी करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे ही मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लागू की थी। मध्य प्रदेश में किसी को भी कोई समस्या हो रही, चाहे वो ब्लॉक का व्यक्ति हो, गांव का व्यक्ति हो या शहर का व्यक्ति हो, उस पर कॉल करेगा तो उससे संबंधित विभाग को उसकी समस्या फॉरवर्ड होती है। उससे संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उससे संपर्क करते हैं। जब तक समस्या का निराकरण नहीं होता तब तक वो हटती नहीं है। तो बार बार और को वो फोन करने वाले व्यक्ति के चक्कर काटते हैं कि और वो निराकरण 101% निराकरण उसमें होने का काम हो रहा है। बैतूल के कई इलाकों में शाम के बाद में युवाओं के बीच में हमको देखने को मिल रहा है कि नशा की आदतें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इस दलदल से निकलने के लिए अपनी प्रशासन क्या कर रही है? देखो, नशा जो लोग करते हैं उनको भी पता है कि नशा नाश का कारण है। अब रही बात करने की, तो लगातार हमारे धार्मिक संगठन, हमारे सामाजिक संगठन और हमारा भी संगठन लगातार एक अवेयरनेस कैंप चलाता है नशा मुक्ति को लेके। लेकिन अगर किसी को नशा छोड़ना है तो उसको स्वयं ही निर्णय लेना पड़ेगा, अपने मन पे कंट्रोल करने पड़ेगा, तब वो नशा छोड़ पाएगा। हम उसको किसी नशा मुक्ति केंद्र में भी लेके चले जाए, 3 महीने नशा नहीं करेगा, उसके बाद फिर आगे नशा करेगा। तो नशा को जड़ से खत्म करने के लिए कैंप से ज्यादा जरूरी है उसके स्वयं के मन का कंट्रोल। और मन का कंट्रोल कब होगा? जब व्यक्ति का आचरण सही रहेगा, उसके संस्कार सही रहेंगे, तो बिल्कुल मन पे कंट्रोल होगा। उसको योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इतनी अच्छी हमारी संस्कृति है कि अगर इन सब चीजों से हम अपने मन पे कंट्रोल करेंगे, ध्यान से अपने मन पे हम कंट्रोल कर ले, तो निश्चित रूप से नशे पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी चीज पे विजय प्राप्त करने के लिए अगर कोई चीज है तो हम स्वयं है। हम स्वयं अगर ठान ले कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आके हमसे वो काम नहीं करा सकती। अगर हम सोच ले कि हमको ये काम करना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत आ जाए तो उसको रोक भी नहीं सकती, हम वो काम करेंगे। ये तो सबके मन का विषय है। अपनी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही अपने को प्रोवाइड कर रही है नशा। नशा प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट नहीं कर रही है। वो जिसको जैसी आवश्यकता है, किसी के प्रोवाइड कराने से नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि उसके लिए अपने संस्कारों का विषय है। अगर किसी के पिताजी शराब पीते हैं तो घर में कैसे बोलेगा कि बेटा तू शराब मत पी? क्योंकि एक बार की घटना है, गांधी जी के पास एक महिला गई। उस महिला ने गांधी जी को बोला कि गांधी जी, ये मेरा बेटा है, ये बहुत शक्कर खाता है। गांधी जी ने बोला कि कल आना। फिर कल गई 10 बजे, फिर कल आई। फिर गांधी जी ने बोला कि नहीं, कल सुबह 10 बजे आना तुम। 3 दिन लगातार वो महिला आई। चौथे दिन फिर महिला
को फिर गांधी जी ने बोला, महिला आई और महिलाएं एकदम गांधी जी पे झुंझलाई कि गांधी जी तुम लगातार मुझे परेशान कर रहे हो। तो गांधी जी ने बोला कि बेटा ये शक्कर खाना ठीक नहीं है, पेट में कीड़े होते हैं, उस बच्चे को बोला। तो महिला बोली कि गांधी जी पहले दिन ही आप इतनी सी बात कर सकते थे कि इस शक्कर खाने से पेट में कीड़े होते, पहले दिन ही बता देते, 3 दिन आपने मुझे क्यों बताया? तो गांधी जी ने बोला देखो माँ, विषय ऐसा है कि मैं स्वयं शक्कर ज्यादा खाता था और जो मैं काम करता हूं तो उसको ना करने के लिए उसको कैसे बोलूं, क्योंकि मैं खुद ही उसका आदी था। मैंने 3 दिन तक के लगातार शक्कर को खाने उसको कंट्रोल करने का काम किया और अब मैंने शक्कर को अधिक खाना बंद कर दिया, इसलिए मैं बड़े दृढ़ता के साथ आत्मविश्वास के साथ इस बच्चे को बोल पा रहा हूं कि शक्कर नहीं खाना। तो विषय ये है, हमको अपने स्वयं को पहले वो काम नहीं करना पड़ेगा, तब हम किसी को बता पाएंगे कि नशा नाश की जड़ है। जी। अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ था। इसके पहले 2024 में भी स्कैम हुआ था। एसएससी पर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। तो ये अभी बहुत कुछ हो रहा है। निश्चित रूप से अगर पेपर लीक होना, युवाओं का मोरल डाउन होता है, युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसको दिक्कत होती है। सरकार ने 2025 में कानून बनाया और अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ उसका की आपने बात की, तो हमारी सरकार ने उसमें मामले को लिपापोती नहीं किया, उस मामले में तुरंत सीबीआई जांच बिठाई और तुरंत उस पर एक्शन लिया और उनके अरेस्टिंग भी अभी हो गई है। उसके अलावा मैं कानून की बात कर रहा था, 2025 में कानून बनाया कि अगर कोई पेपर लीक या इससे जुड़े मामलों में कोई अपराध करता है तो उसको 7 साल की सजा या उम्र कैद, ये कड़े प्रावधान बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से भविष्य में ऐसी घटना न हो और अधिक कड़े कानून बनाने पे सरकार उस पे काम कर रही है। 2025 में ये नियम बनाया, उसके बाद में वापस 2026 में ही हुआ। लेकिन मतलब जो स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत गलत हुआ ना। बिल्कुल गलत है, उसके पक्ष में नहीं है, ना हमारी सरकार है। लेकिन कुछ लोग अगर गलतियां कर रहे हैं तो उनको सजा देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। पहले तो ऐसा कोई कड़ा कानून ही नहीं था। अगर आप पूर्व की बात करें तो यूपीए सरकार में 19 में से 17 पेपर लीक हुए, वो उन्होंने किया, वो विषय अलग है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए, पर भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी उस पर ठोस रूप से सरकार और कार्रवाई कर रही है, ऐसी योजना बना रही है कि किसी भी युवा का भविष्य इस तरीके से खराब ना हो और वो अधिक से अधिक मेहनत करके वो जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है उसमें उसका भविष्य बने, उस पर काम कर रही है। मतलब कुछ अपोजिशन पार्टी की भी अगर अपन बात करें तो उसमें अपोजिशन में भी जो पहले की सरकार थी उसमें एम्स, आईआईटीज और मनरेगा जैसे ऐसी बहुत सारी स्कीम्स और जो एम्स आईआईटीज हो ये उनके टाइम से ही स्टार्ट हुआ है। तो कुछ तो ऐसा है जो अपोजिशन जो पुरानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी अच्छा किया है, कुछ उन्होंने भी गलत किया है, कुछ अभी की जो पार्टी जो अपनी चल रही है इसने भी अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, और कुछ इन्होंने भी गलत किया। तो ये तो सभी जगह होता है। आप मनरेगा की बात कर रहे थे, मनरेगा चूंकि मैं पंचायत में ही रहा हूँ, मनरेगा का विषय ऐसा है कि पहले मनरेगा में जो राशि हितग्राही को मिलना था, जो मजदूरी पे जाता था, तो वो डायरेक्ट नहीं मिलती थी उसको। पहले पंचायत में आती थी, पंचायत के माध्यम से मिलती थी, लेकिन डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन के खाते खुलवाए, अब डायरेक्ट उसके खाते में जो उसकी मजदूरी है, जितना उसने काम किया उसके मूल्यांकन के आधार पर उसको मिल रही है। तो डीबीटी की जो योजना चालू की है, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी इन्हीं के एक प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी कहा करते थे कि अगर हम 1 रुपए केंद्र से बेचते हैं तो नीचे तक केवल 10 पैसे ही हितग्राही को मिलते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज प्रधानमंत्री आवास में अगर उसकी किस्त 40,000 की आ रही है, 40,000 पूरे के पूरे बेनिफिशियरी के खाते में जा रहे हैं डीबीटी के माध्यम से। ये बड़ा परिवर्तन है। अगर हम बात करें 6,000 किसान सम्मान निधि की, तो बीच में कोई दलाल नहीं है, क्योंकि उनके 1 रुपए में से 90 पैसे बीच में कहाँ जाते थे, तो उनके दलाल खा जाते थे। लेकिन आज दलाली बंद करने का काम भी अगर किसी ने किया तो इसी सरकार ने किया। परिवर्तन बहुत सारे हुए। इसीलिए मैंने कहा कि जिन युवा का जन्म 2003 के बाद हुआ है उनको नहीं पता कि मध्य प्रदेश में क्या अंधकार था और 2014 के बाद भारत में क्या परिवर्तन हुए, वो भी देखने का विषय है। चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात करें, चाहे बाह्य सुरक्षा की बात करें, चाहे आप जीडीपी की बात करें, किसी भी विषय पे चले जाइए, जो परिवर्तन हुए विश्लेषणात्मक अध्ययन 2014 के पहले के भारत का और 2014 के बाद के भारत का विश्लेषणात्मक अध्ययन युवा को करना चाहिए। जिनका जन्म 2003 के बाद हुआ उनको नहीं पता कि मध्य प्रदेश को अंधेरी नगरी कहा जाता था, उनको नहीं पता कि बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था,
सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, पता ही नहीं होता था। जैसे ही महाराष्ट्र का व्यक्ति एमपी में आता था बोलता था एमपी आला। ये लोग हमने केवल नए युवा ने सुना होगा, देखा नहीं है। लालटेन में कैसे पढ़ाई होती थी ये नहीं पता, किसान की क्या समस्या थी पता नहीं। अगर वो लोन लेता था तो किसान के यहाँ से कैसे कुड़की करके बैंक वाले सामान उठा के ले जाते थे। आज ये समस्या खत्म हो गई, आज कुड़की नहीं कर रहे। हमने किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगाई है, हम किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़े अंतर है। पानी की समस्या की बात करें, आज जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर जल पहुंचाने के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया। पहले क्या होता था कि हर किसान को, हर घर को एक बैलगाड़ी के ऊपर 2 ड्रम और 3 घंटे के लिए वेट करना, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। लेकिन आज ये समस्या खत्म हो गई। उसके अलावा किसानों को भी पहले 3-3 घंटे बिजली मिलती थी और जैसे वो मेड़ पे गया, बटन चालू की, स्टार्टर चालू किया, मराठी में कहावत है आली और गेली, ऐसा बोलते थे। जैसे ही वो आया मेड़ से स्टार्ट गया और स्टार्टर चालू करके आया मोटर, और जब मेड़ तक वापस नहीं आया लाइट चली जाती थी। रात में पता ही नहीं रहता लाइट, सबको बाहर सोना पड़ता था खटिया डाल के। आज तो मैं नहीं समझता कि पूरे गांव में भी कोई बाहर सो रहा होगा। तो ये परिवर्तन जो भी है, ये बड़े परिवर्तन है। बिजली की आप बात कर रहे हैं, बिजली से मुझे याद है कि अभी भी बहुत जगह बहुत ज्यादा कटौती होती है बिजली की। अभी जो कटौती हो रही है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं हो भी रही होगी तो उसके पीछे कोई कारण होगा। लेकिन अगर पहले की तुलना करें तो आज जो परिवर्तन हुए उनको हमको देखने की आवश्यकता है। एक इसका मतलब जो रीजन बताते वो बताते हैं कि लोड बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। लोड ज्यादा होने के कारण है कि अब हम सबका एक नागरिक कर्तव्य बोध होता है कि अगर हम घर में हैं तो हम बिजली का उपयोग करें, अगर बाहर जा रहे हैं तो भी उपयोग कर रहे हैं क्या। तो सबका एक कर्तव्य बोध है नागरिकों का भी कि अगर किसी को 100 रुपए फिक्स बिल आ रहा है तो पूरे लाइट चालू है, उसको कोई चिंता नहीं है। लोड बढ़ता है, जहां जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उस चीज का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। पहले कम कनेक्शन थे, आज किसानों के भी बहुत सारे कनेक्शन बढ़ गए। पानी बढ़ा है तो कनेक्शन भी बढ़े हैं, तो लोड बढ़ रहा है। उस पर भी अलग अलग लोड सेटिंग का काम सरकार के माध्यम से हो ही रहा है। नए नए अवेयरनेस सभी के अंदर आना चाहिए। हाँ, अवेयरनेस आना चाहिए। नागरिक कर्तव्य बोध को समझने की आवश्यकता है। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो, तो युवा मोर्चा का संगठन कैसे काम करता है? युवा मोर्चा का जो संगठन है वो केवल राजनीति करने के लिए युवा मोर्चा संगठन में दायित्व नहीं लेता है। युवा मोर्चा का जो काम है राजनीति के साथ साथ समाज सेवा में क्या क्या अपना योगदान दे सके उस पर काम होता है। हम समाज सेवा में चाहे अगर बात करें रक्तदान शिविरों की, चाहे स्वच्छता अभियान की, चाहे पर्यावरण संरक्षण की, तो 1,41,000 से अधिक पौधारोपण युवा मोर्चा ने किया है। अगर इसका प्रूफ भी देखना है तो 2 गार्डन हमारे यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। हरा भरा मध्य प्रदेश से कार्यक्रम हमको आया था, तो अलग अलग कार्यक्रम आते हैं। हरा भरा मध्य प्रदेश के माध्यम से हमने 2 गार्डन डेवलप किए, पुलिस चौकी मासोद में, एक RI क्वार्टर के पास, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जिले में 1,41,000 पौधे लगाने का काम किया। प्रतिवर्ष हम लोग रक्तदान शिविर करते हैं। स्वच्छता अभियान, गांधी जी को तो कांग्रेस के लोग केवल सिंबल के रूप में यूज करते हैं, हम लोग गांधी जयंती तो स्वच्छता अभियान के रूप में मनाते हैं, और गांधी जी को हम लोग अंदर हृदय से मानते हैं, ना कि दिखावा करते हैं। स्वच्छता अभियान के माध्यम से युवा मोर्चा प्रतिवर्ष गांधी जयंती का कार्यक्रम करता है। हमारे जितने भी महापुरुषों की जयंतियां है उस जयंती पे हम जल संरक्षण की बात करें हमारे, या नदी संरक्षण की बात करें, कैसे स्वच्छता उनकी हो सकती है उस पर काम करते हैं। हमारे जो महापुरुषों की प्रतिमा है उनको कैसे स्वच्छ रखे उस पर हम लोग काम करते हैं। कैसे युवा मोर्चा के माध्यम से हमारा युवा अवेयर हो उस पर हम लोग काम करते हैं। हम प्रत्येक क्षेत्र में जाके युवा सम्मेलन करते हैं, नवमतदाता सम्मेलन करते हैं, कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके युवाओं को कैसे अवेयर कर सकते हैं उस पर हम काम करते हैं। करियर गाइडेंस शिविर के माध्यम से युवा कैसे किस क्षेत्र में आगे बढ़े उस पर हम लोग काम करते हैं। राजनीति करना ही युवा मोर्चा का उद्देश्य नहीं है, वो तो केवल चुनाव के समय करते हैं, बाकी समय हम सामाजिक गतिविधियों में काम करते हैं। चाहे कोविड महामारी की बात करें तो कोविड महामारी में भी अगर कोई निकल के आया तो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का युवा कार्यकर्ता निकल के बाहर आया। तो सेवा के क्षेत्र में युवा मोर्चा बहुत अग्रणी भूमिका में पूरे देश में है, केवल बैतूल जिले में नहीं, पूरे देश में युवा मोर्चा अग्रणी हुआ। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया। जी, निश्चित रूप से माता पिता का आशीर्वाद आप पे बना रहे। धन्यवाद।